डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेल बायोलॉजी की सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेकंड यूनिट जो है ये है सेल के बारे में। तो जो कोशिका विज्ञान है, सेल बायोलॉजी है, वो हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हम सेल बायोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, क्या इतिहास रहा है कोशिका विज्ञान का। तो सबसे पहले हम बात करें तो हम सेल जो शब्द है, कोशिका जो शब्द है, इसका मतलब क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो कोशिका जो है, सबसे पहले बात करें तो कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका जो है, सबसे पहले चीज़ क्या होती है, तो कोशिका जो जीव होते हैं उनकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होती है वो कोशिका होती है, सेल होती है। मीन्स किसी भी जीव में उसकी संरचना के लिए और उसके लिविंग और सभी कार्यों के लिए अगर कोई चीज़ जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, तो वो क्या है, कोशिका होती है। कोशिका जो है, इनका साइज बहुत स्मॉल होता है, ये माइक्रोस्कोपिक होती है। मीन्स हमें माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देती है, हम हमारी आंखों से इन्हें नहीं देख सकते, बहुत छोटी होती हैं ये। और जो जीव होते हैं उनकी जो लाइफ होती है वो इसी के अंदर समाहित होती है। कोई भी जो चीज जीव है जो जिंदा है, वो क्यों जिंदा है, क्योंकि उसकी जो कोशिकाएं हैं वो जिंदा हैं। अगर कोशिकाएं मर जाएंगी तो जीव भी मर जाएगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कोशिका ही सब कुछ है। किसी जीव के जिंदा है मर गया, ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कोशिका के ऊपर, वही उसका कंट्रोल यूनिट होती है। तो खोज से है, सबसे पहले डिस्कवरी की थी, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप का यूज़ करके और एक तने को देखा उन्होंने। तो उन्होंने क्या देखा कि उन्हें कुछ छोटी छोटी संरचनाएं दिखी, छोटी छोटी डॉट डॉट लाइक, जैसे इस डायग्राम में उन्हें दिख रहा है। तो उन्हें ये दिखा, तो उन्होंने किसी पेड़ के पहले तो तने को देखा, फिर उसकी जड़ों को देखा, फिर उसकी पत्तियों को देखा, तो सब में यही चीज़ उन्हें बार बार दिखाई दे रही थी। तो उन्होंने ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस थे ये देखा, तो उन्होंने इसका नाम सेल दे दिया। तो ये जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने कोशिका नाम दिया था, ठीक है, क्योंकि उनको एकदम ये बॉक्स जैसी, ईंट जैसी चीज़ें लग रही थी, क्यूब जैसी, तो इसलिए इन्होंने इनको सेल्स का नाम दे दिया। फिर उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया, ठीक है। 1673 में उन्होंने सबसे पहले जो छोटे छोटे जीव थे, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अमीबा, पैरामीशियम, इन सभी जीवों को उन्होंने देखा जो कि मूवमेंट कर रहे थे। तो माइक्रोस्कोप में उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया। तो ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने इनको एनिमलक्यूल्स नाम दिया, ठीक है, जिन्हें आज हम प्रोटिस्ट्स के नाम से जानते हैं। तो उसके बाद में सेल थ्योरी आई सबके सामने कि भाई सेल थ्योरी जो है, शुरू में तो इसको कोई महत्वता नहीं मिली, लेकिन बाद में इन्होंने सभी का ध्यान आकर्षित किया सेल थ्योरी ने। और 1838 में स्लीडन एंड स्वान, दो साइंटिस्ट थे, 1839 और 38 में उन्होंने, और एक तीसरे जो साइंटिस्ट थे रुडोल्फ वर्चो, ठीक है, स्लाइडन एंड स्वान एंड रुडोल्फ वर्चो, इन तीनों ने सिमिलर चीज़ क्या करी, ऑब्जर्व करी। और उन्होंने, तीनों ने मिलके एक ऑब्जर्वेशन दिया जिसको आज हम सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी जीवित जीव हैं, सभी एक या एक से ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और उनकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो कोशिका होती है। और कोशिका जो है वो पहले से ही, जो कोई कोशिका है उसी से ही उसका
विकास होता है। तो नई जो कोशिका बनती है वो पुरानी कोशिका से ही जन्म लेती है। ये 3 चीज़ें इन्होंने बताई। तो सेल बायोलॉजी के इतिहास में ये कुछ लैंडमार्क्स थे, ठीक है, जहाँ सबसे पहले रॉबर्ट हुक आए, फिर वे बेयर ने सबसे पहले मैमेलियन एग को देखा, फिर वर्चों ने सेल थ्योरी दी, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, और फिर जो जितने भी ऑर्गेनील्स हैं उनकी धीरे धीरे डिस्कवरी होती गई। तो सेल जो होती है वो सभी जीवों की बेसिस होती है, एकदम आधार होता है जीवन का, ठीक है। तो सेल बहुत सारे कुछ काम करती हैं, जैसे कि संरचना बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। संगठन जो है शरीर का वो इसके द्वारा बनाया जाता है। ये बाहर से एनर्जी को ऑब्टेन करके और उसको केमिकल रिएक्शन के द्वारा उसको एनर्जी में चेंज करते हैं, जो कि बहुत सारे कार्य जैसे कि रिप्रोडक्शन, मूवमेंट और इन सभी चीज़ों में हम उसको यूज़ करते हैं। तो ये काम जो है सेल का होता है। हम सेल के बारे में अगर कोशिका का अगर हम इंट्रोडक्शन दें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोशिका जो है इनकी बहुत विविधता पाई जाती है शरीर में। ये अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं हमारे जीवों के, अलग अलग जब सभी जीवों में कोशिका सेम नहीं होती, उनका संरचना बदलती रहती है और उनके कार्य भी बदलते रहते हैं। जैसे हम आइज की बात करें हमारी, तो हमारी आइज जो है उसमें जो सेल्स हैं वो देखो किस प्रकार की होती है, लेंस बना लेती हैं, जबकि और हमारी लीवर सेल्स हैं वो अलग प्रकार की सेल्स होती हैं। इसी प्रकार एग्स और स्पर्म जो हैं ये भी सेल्स ही होती हैं। ये अपने आकार अलग कर लेते हैं और इनके काम भी अलग हो जाते हैं। तो कोशिकाओं का काम और उनकी संरचना ये आपस में एकदम मैच होती है, मतलब संरचना जो होती है वो उसके कार्य के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो सेल की बात करें तो हम किसी भी जीव में बहुत सारी विविधताएं पाई जाती सेल में, या तो उनके शेप में, साइज में, उनके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, आंतरिक संगठन में भी हमें बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती हैं। डाइवर्सिटी जो है वो कार्य के ऊपर डिपेंड करती है, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। तो कोई भी जो कोशिका है उसका जो आकार है वो या तो सिंपल तरीके का हो सकता है या फिर काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, डिपेंड करता है कि उस सेल का कार्य क्या है, ठीक है। प्रत्येक सेल जो होती है उसकी एक कोई आकार होगा और वो आकार उस सेल को उस कार्य, उसका जो कार्य है उसको करने के लिए वो बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल वहाँ पर प्ले करता है। तो आज हम देखते हैं कि कोई सेल का जो आकार है तो इवोल्यूशन हुआ है वो उसका, और उस कार्य को, जो उसको कार्य दिया गया है उस कार्य को करने के लिए उसने आज वो रूप धारण किया है। तो ये काफ़ी लंबी प्रोसेस के द्वारा यहाँ तक पहुँचे हैं। तो यहाँ पर हम एक डायग्राम में देख सकते हैं कि जैसे हमारी स्किन की कॉर्नियल सेल्स कैसी होती हैं। बैक्टीरियल सेल का डायग्राम यहाँ दिखाया गया है। नर्व सेल देखो यहाँ पर आकार, एग सेल किस प्रकार की होती है और प्लांट सेल किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पर इनकी अलग अलग हमें संरचना देखने को मिलती है, क्योंकि इन सभी का क्या है, कार्य भी अलग अलग होता है। तो सेल का साइज जो है ये बहुत विविधताएं होती हैं उसमें। एक नर्व सेल है जो कि 2 मीटर लॉन्ग तक हो सकती है, ठीक है, और ह्यूमन एग सेल है, ठीक है। इसका जो साइज होता है वो हम देख सकते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है इसके बराबर तक का हो सकता है। और मोस्ट जो सेल्स होती हैं वो बहुत ही छोटे साइज की होती हैं। जो साइज जो होता है सेल्स का वो काफ़ी छोटा होता है। अगर कोई सेल जो है उसको अच्छे तरीके से काम करना है तो उसका साइज छोटा होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए ये अभी हम बात करते हैं। तो सेल जो है उसका साइज जो है वो लिमिटेड होता है। हम देखते हैं छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलके ही जीव बनते हैं, तो ये बड़ी क्यों नहीं हुई, उनका साइज छोटा ही क्यों रखा गया।
तो ये डिपेंड करता है उसका सरफेस एरिया और उसका वॉल्यूम का जो रेशियो है उस पर। अगर कोई सेल ग्रोथ करती है और उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए और उसका सरफेस एरिया क्या होएगा, कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर किसी सेल को अच्छे से काम करना है तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ही वो अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से जितने भी उसको आवश्यक चीज़ें हैं ज़िंदा रहने के लिए, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह, तो वो तभी ले पाएगी जब उसको उसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज होगा इन कंपेयर टू वॉल्यूम। तो ये डिपेंड करता है कि उसका मतलब कि जो साइज है वो मिनिमल होना चाहिए और उसका सरफेस जो एरिया है वो ज़्यादा होना चाहिए, तभी कोई सेल है वो अच्छे से ग्रोथ कर पाएगी। और अगर कोई सेल बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो उसका सरफेस एरिया उसके हिसाब से उतना नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसको चीज़ों की जो आवश्यकताएं होंगी वो उसको कम ही पड़ेंगी और वो सेल ज़्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगी। इसलिए जो ज़्यादातर सेल्स जो होती हैं वो माइक्रोस्कोपिक होती हैं साइज में। ये एक डायग्राम यहाँ दिखाया गया है, जैसे कि कोई लार्ज 3 प्रकार की सेल्स यहाँ पर बात कर रहे हैं, लार्ज सेल, एक मीडियम सेल और एक स्मॉल सेल। ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया यहाँ पर लार्ज सेल का तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीडियम का 96 और स्मॉल का 24 है। ठीक है, अब इनका वॉल्यूम देखो, और जब इसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम में जो रेशियो है वो देखते हैं तो स्मॉल सेल का ये ज़्यादा आएगा और इनका जैसे जैसे सेल बड़ी होती जाएगी वो कम होती जाएगी। तो कोई सेल को अच्छे से काम करना है तो उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो है वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सबसे छोटी सेल है उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो ये सबसे अच्छा क्या कर पाएगी, फंक्शन कर पाएगी। ठीक है, तो कोई भी जो सेल होती है उसके कुछ कॉमन सिमिलर पार्ट्स होते हैं, जैसे कि उनमें एक साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, एक चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी और बीच में कंट्रोल रीजन पाया जाता है जिसको हम न्यूक्लियस भी बोलते हैं। डिपेंड करता है, न्यूक्लियस प्रो यूकैरियोट्स है तो वो न्यूक्लियस हो जाएगा, प्रोकैरियोट्स है तो वो कोई कंट्रोल रीजन होगा जहाँ पर उसका डीएनए वगैरह मौजूद होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो जहाँ पर डीएनए होगा वही उसका कंट्रोल रीजन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सराउंडिंग से उसको अलग करने के लिए एक मेम्ब्रेन होती है जो कि लिपिड बाइलेयर से बने होती हैं। ये कुछ चीज़ों के लिए सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, सभी चीज़ों को ये अंदर नहीं आने देती है। साइटोप्लाज्म जो होता है वो उसके अंदर का पार्ट होता है जहाँ पर सारे ऑर्गेनील्स और साइटोसोल वहाँ पर प्रेजेंट होता है। और एक कंट्रोल रीजन होता है जहाँ पर डीएनए होता है, क्योंकि डीएनए ही सारे जो सेल है उसके कार्य और संरचनात्मक चीज़ों को कंट्रोल करके रखते हैं। तो कंट्रोल सेंटर जो है ये यूकैरियोट्स में जो है एक न्यूक्लियस जो होता है वही कंट्रोल सेंटर होता है। ठीक है, सेल्स जो हैं 2 प्रकार की होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स। इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर सिर्फ इनकी बात कर लेते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की देखें तो जीव 2 प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, या फिर कुछ कॉलोनीज बना के रहते हैं। लेकिन कॉलोनी वाले जो जीव होते हैं वो उनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं पाया जाता है, तो वो ट्रू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं। ठीक है, तो ट्रू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनमें हमें 4 चीज़ें देखने को मिलेगी। टिश्यू होगा, फिर ऑर्गन होगा, ऑर्गन सिस्टम होगा और ऑर्गेनिज्म फिर मिलके बनेगा। तो ये उनका संगठन होता है शरीर का ट्रू मल्टी सेलुलर जीव में। तो इस प्रकार से ये हमने कुछ इंट्रोडक्शन देखा सेल बायोलॉजी का। अब हम आगे धीरे धीरे एक एक टॉपिक को कवर करते जाएंगे। थैंक यू।